चलिए आते हैं आज हम लोग क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 2 लहासा की ओर। लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखा गया है। राहुल सांस्कृत्यायन एक बहुत ही अच्छे कवि थे और इनका सबसे ज्यादा फेवरेट चीज था देश विदेश की यात्रा करना। अपने जीवन में देश विदेश की यात्रा की और उन्हें कई कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़े और उनका वर्णन किए हैं अपने निबंधों में, अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में। आइए देखते हैं हम लोग लहासा की ओर। लहासा कहाँ है? लहासा लहासा आपको तिब्बत की रास्ता में है। तिब्बत हम लोग अभी जानते ही हैं। तिब्बत भारत के उत्तरी भाग में एक छोटा सा देश है तिब्बत, जो जिस पर कि हमेशा कहता है यह तिब्बत मेरा है, लेकिन वास्तव में उसका है नहीं। एक स्वतंत्र है, एक छोटा सा राष्ट्र है तिब्बत की ओर। भारत से जो तिब्बत की ओर जा रास्ता पहले भी कठिन था और आज भी कठिन है। आज भी तिब्बत की ओर जो रास्ता है कठिन ही है, लेकिन आज वर्तमान समय बहुत सारे कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। लहासा लहासा तिब्बत के रास्ते में पड़ता है। लहासा से होते हुए तिब्बत की ओर जाया जाता है, लेकिन अब लहासा की ओर नहीं जाना पड़ता है। लहासा ज्यादा खतरनाक रास्ता से है, इसलिए फरी कलिंगपोंग से एक रास्ता बन गया है भारत से तिब्बत जाने के लिए। फरी कलिंगपोंग से एक रास्ता है तिब्बत जाने के लिए, लेकिन जब फरी कलिंगपोंग नहीं था उस समय से लहासा से होकर के तिब्बत की ओर जाया जाता था। लेखक राहुल सांकृत्यायन तिब्बत की ओर जाते हैं, उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, काफी खतरों से भी गुजरना पड़ता है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी का वर्णन इस पाठ में किए हैं। लिखते हैं जब वो चले लहासा की ओर जब बढ़ते हैं तो पता चलता है कि आगे डाकुओं का जगह है। डाकू भी ऐसे वैसे नहीं जो केवल सामान नहीं छीनते, सबसे पहले वो मार डालते हैं लोगों को मार डालते हैं और उसके बाद उससे के पास जो भी सामान होता है उसे ले लेते हैं। वो इसलिए मारते हैं क्योंकि उसे लगता है कि यदि हम आदमी को नहीं मारेंगे तो मेरे लिए खतरा बन जाएगा, मेरे बारे में जाकर के लोगों को बताएगा, पुलिस को बताएगा। इसलिए सबसे पहले लोग डाकू वहां के आदमी को मार डालता है। उन रास्तों से होकर के ये भिखमंगे के ड्रेस में निकले। भीख मांगने वाला, भिखमंगा, भीख मांगने वाला है, भिखमंगा के ड्रेस में निकले भीख मांगते हुए। जैसे ही कोई सामने दिखाई पड़ता वो भीख मांगने लगते। भीख मांगने का ये तरीका भी था, वहां पर कुछ अलग ढंग का था। वो टोपी उतार करके और कुछ वहीं की भाषा में कुछ ऐसा बोलते थे जिससे उन लोगों को लगता था कि भिखमंगा है, और इस तरह से वो आगे बढ़े। आगे जाने के बाद एक सुमति एक भिक्षु था। भिक्षु ऐसा व्यक्ति होता है जो बौद्ध धर्म को मानता है और बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार चलता है। तो सुमति एक भिक्षु था। भिक्षु से लेखक की मुलाकात हो जाती है और सुमति इनका साथ देने लगता है। सुमति सारा रास्ता बताता है कि कब कहाँ कैसे करना है, किस जगह जाना है, कहाँ करना है। सुमति भी तिब्बत जा रहा था। तिब्बत के रास्ते में इसके बहुत सारे जजमान थे। जजमान हम लोग ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण के जो मानने वाले होते हैं, ब्राह्मण को जो पूजा करता है उसको यजमान कहा जाता है। तो सुमति एक भिक्षु था, उसका बहुत सारे जजमान थे। रास्ते में सुमति इनका साथ हो जाता है लेखक के, और जब सुमति साथ होता है तो लेखक को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जहां भी जाते हैं
सुमति के कारण इनको रहने का जगह मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है और ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। एक रास्ते में, जिस रास्ते में डाकुओं का डेरा था, वह रास्ता काफी काफी कठिन था। उस रास्ते में सुमति ने कहा हमें घोड़ा ले लेना चाहिए, और क्योंकि रास्ता कठिन है और चढ़ाई भी काफी है, वो घोड़ा ले लेते हैं। सुमति भी घोड़ा ले लेता है और लेखक भी, दोनों घोड़े पर चलते हैं। लेकिन सुमति का घोड़ा तेज था, लेखक का घोड़ा धीमा था। लेखक का घोड़ा धीमा होने के कारण ये धीरे धीरे चल रहा था। परिणाम स्वरूप सुमति आगे निकल जाता है और लेखक जो राहुल सांकृत्यान है वो पीछे हो जाते हैं। आगे जाकर के दो रास्ते मुड़ते हैं, एक रास्ता दाएं जाता है और एक बायां। लेखक को समझ में नहीं आता और वो बायां रास्ते में चले जाते हैं। 2 मील, लगभग 2 मील माने लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद, एक तो घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, दूसरा जो है लगभग 2 मील अर्थात 3 किलोमीटर जाने के बाद एक से पता करते हैं तो बोलता है कि नहीं, यह रास्ता गलत है, यह गलत है। और जगह जाना था उनको थोड़ला, थोड़ला जगह में जाकर के रुकना था। थोड़ला जाने का रास्ता गलत था और फिर वहां से वापस आते हैं तो घोड़ा धीमा और फिर रास्ता भटक जाते हैं, जिसके कारण सुमति तो बहुत पहले पहुंच चुका था, परंतु ये बहुत लेट से पहुंचे। जब ये लेट से पहुंचे तो सुमति पहले गुस्सा होता है, फिर जाकर के जब सही कारण बताते हैं तब वह खुश होता है और फिर खाने के लिए सत्तू वगैरह देता है, खाते हैं, आराम करते हैं। इस तरह से वहां के बारे में बताते हैं कि जहां एक तरफ डाकुओं का खतरा होता है, वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों में अंधविश्वास ही बहुत ज्यादा है। अंधविश्वास इस मामले में है कि जो सुमति है वो लोगों को डांडा बना के देता है, डांडा, एक डांडा बना के दे देता है और इसे वहां के लोग अच्छा पैसा देते हैं, अच्छी आमदनी देते हैं। गंडा देते, गंडा, गंडे बना के देता है। गंडे, गंडे क्या होता है, कपड़े का होता है और बताता है कि ये बोध गया से लेके आए हैं। बोध गया क्या है, बुद्ध भगवान का जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान से बोलते हैं कि ये लेके आए हैं, और यह बोलने से उसको ज्यादा आमदनी होती है। तो वहां के लोग अंधविश्वासी हैं, लेकिन भेदभाव नहीं था, लोगों में भेदभाव नहीं था। कोई भी किसी के घर में घुस सकता है, घर घुस करके वहां खाना बना सकता है, चाय बना सकता है और वहां रुक सकता है। रुकने के लिए कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि वहां की स्त्रियां भी पर्दा नहीं करती, सभी से बात करती थी और कोई भी किसी घर में जा करके वहां उनकी स्त्रियों के साथ में अपना चाय बना करके और पी सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था थी। तो कुछ अच्छाई भी था रास्ते में और कुछ खराबियां भी थी। इसके बाद हाँ, ये गंडे बांटने के लिए सुमति निकले थे, लेकिन बीच में रास्ते में जब सुमति चाहे कि हम अपने जजमान से मिलते हैं तो लेखक ने मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हें कुछ अधिक पैसे दे दूंगा, अभी मत जाओ, और वो नहीं जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद एक जगह आता है जहां पर कि लेखक को एक बौद्ध मंदिर में बैठाया जाता है। बौद्ध मंदिर बैठाते हैं और बौद्ध मंदिर का जो भिक्षुक था बहुत अच्छा था, और वहां का जो भिक्षु था उसका किसानों के बीच में एक राजा के जैसा सम्मान होता था। उस भिक्षुक ने इन्हें बौद्ध मंदिर में रहने के लिए दिया और वहां 103 पोथियां थी, 103 पोथियां थी जो बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ था, और ये सभी लगभग कई शेर के थे, कई शेर, शेर माने किलो, एक एक पोथियां कई शेर के थे, माने काफी भारी था। और इनको पढ़ने के मिल गया। उस समय ये सुमति फिर चाहे कि हम जजमान से मिलते हैं, लेखक ने कहा तुम जा सकते हो, और वो चला जाता है। लेखक को लगा कि अब 2-3 दिनों बाद आएगा, लेकिन वो एक दिन के बाद ही वापस आ जाता है। और इस तरह से
लेखक पोथियां पढ़ते रहते हैं और वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन काफी कठिन रास्ता था, काफी कठिन रास्ता इस मामले में था। तिब्बत एक ऐसा जगह है जहां एक साथ धूप और ठंड का अनुभव हो सकता है। एक साथ धूप और एक साथ ठंड। यदि आपका शरीर आधा धूप में है आधा छाया में है, तो छाया वाला भाग में आपको ठंडा लगेगा और धूप वाला भाग में इतना धूप लगेगा, इतना गर्मी लगेगा कि लगेगा कि शरीर जल रहा है। लेखक को लास्ट दिन जाना पड़ा इसी रास्ते से। उन्हें हाँ, उनको भार ढोने वाला आदमी भी नहीं मिला जो सामान ढो सकता था, इसलिए इन्होंने अपने सामान को खुद लेकर के चढ़ाई पर चढ़ना पड़ा। और आगे से जो चेहरे पर धूप लग रहा था वहां काफी धूप थी, काफी गर्मी लग रही थी। पीछे का भाग जिसमें छाया था वहां ठंड लग रहा था। फिर भी एक तरफ बर्फ के जैसा ठंड हो रहा था, एक तरफ जलाने वाली गर्मी। इन बीच में होकर करके लेखक को आगे बढ़ना पड़ा। इस प्रकार से लहाजा की यात्रा को लेखक बताते हैं, कुछ अच्छा भी था और कुछ कठिन भी। इसी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को अगले 24 घंटों में अपलोड करना है। आप लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।